नमस्कार। आज हम बात करेंगे एफआईएस की जो न्यूज़ क्लिपिंग्स होती है, उसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनसे संबंधित जो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारे पास एडिटोरियल है, वह है हमारा कृषि प्रधान देश होना आयातों में नहीं झलकता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तभी तो हमारा कृषि प्रधान देश नहीं दिख रहा है। तो वर्ष 2013 और 14 में यानी 14 में भारत कृषि उत्पादों का निर्यात आयात के मुकाबले 27 अरब डॉलर ज्यादा करता था। यानी कि सबसे ज्यादा क्या करता था? निर्यात 2013 और 14 में। 2025-26 में यह अंतर घटकर मात्र 12.7 अरब रह गया है। यानी कि पहले कितना था? पहले था 27 अरब, अब कितना हो गया? 12.7। देखो कितना कम हो गया, मतलब निर्यात में इतनी कमी आई है। भारत में विदेश से भारत में विदेश से वनस्पति तेल, दाल, फल, कच्चा कपास आता है। यानी कि हम ये चीजें आयात करते हैं विदेश से। जरा सोचें, एक कृषि प्रधान देश में क्या उन्नत सामग्रियों का, जो भी ये सामग्री है, उन वनस्पति तेल है, दाल है, फल है, कच्चा कपास है, उन सामग्रियों का डॉलर देकर आयात करना नीतिगत दोष नहीं है? कि भाई यही चीज, इन्हीं का उत्पादन क्या हमारे देश में नहीं किया जा सकता है? सरकार मानती है कि किसानों को बाहरी पानी खपत वाली, जैसे गन्ना, गैर बासमती चावल, गेहूं की जगह दलहन, तिलहन की खेती की ओर जाना चाहिए। जैसे गन्ना है, इसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो क्या हम इनकी जगह पे, जो गेहूं की जगह, क्या दलहन का यूज नहीं कर सकते हैं? तिलहन की खेती नहीं की जा सकती है? जैसे गन्ना है, गैर बासमती चावल है, इनमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आपको पता हो तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि 1 केजी चावल के उत्पादन के लिए 4,000 लीटर पानी चाहिए होता है। आप सोच के देखिए। कृषि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि समान फसल और क्रॉप रोटेशन के अभाव में, यानी कि एक बार दूसरी फसल की दूसरी पैदावार की है, दूसरी तीसरी बार कुछ और, अभाव में उत्पादकता और उर्वरता ही नहीं, भूजल स्तर भी घट रहा है। क्योंकि एक ही एक फसल उगाएंगे तो एक ही प्रकार के जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करेगा। इससे उस जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी कम होगी। और ऑब्वियसली बात है कि जो जल सघन, जिसमें जल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, अगर उसी का हम यूज करेंगे तो जो भूजल स्तर है वो भी घटेगा। लेकिन सरकार यह बात किसानों को समझा नहीं पा रही है। सरकार ने इस बार पुरानी गलती से बचते हुए आगामी खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी घोषित करते हुए कोशिश की है कि कपास, दालों और तिलहन उत्पादों पर एमएसपी ज्यादा दी जाए, ताकि किसान प्रोत्साहित हों। जबकि चावल पर मात्र 3% की वृद्धि की। मोटे अनाज की खेती प्रोत्साहित करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन चूंकि दलहन और तिलहन जो पाला होता है, जो सर्दियों में गिरता है, फ्रोस्ट, और जो रोग से जल्द खराब होते हैं, लिहाजा जब तक इनके बीमा और फसल खरीद की गारंटी नहीं होगी, समस्या पूर्ववत ही बनी रहेगी। मतलब ये आर्टिकल हमें ये बताना चाहता है, सरकार को ये बताना चाहता है कि आपको, जो किसान है, उनको प्रोत्साहित तो करो, लेकिन साथ में उनको ऐसे संसाधन भी देने होंगे कि उनकी फसल खराब ना हो। उनको इस तरह की फसल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जो पानी की कम मात्रा यूज करते हैं और जमीन की फर्टिलिटी को भी कम नहीं करते। इस तरह की हमें चाहिए। जैसे वनस्पति तेल, दाल, फल, कच्चा कपास, इनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की आवश्यक है, जो भारत में इसकी कमी है। इसको प्रोत्साहित करने के साथ साथ किसानों को साधन भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आप इस आर्टिकल को अपनी तरह से समझ करके और समझ सकते हैं। आप यही आर्टिकल है ना, सेम आर्टिकल एफआईएस पे की जो वेबसाइट है, उस पे जाकर के जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आती है, वहां पे आप देख सकते हैं। हर डे की, ये 26 तारीख की है,
तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। राइट। फिर हमारे पास है दूसरा आर्टिकल। अब वो दूसरा आर्टिकल क्या है उसको समझ लेते हैं। तो दूसरे आर्टिकल का नाम क्या है देखिए। क्या दुनिया में आज ऐसी कोई संस्था नहीं। हाँ, एक बात और, आप इस आर्टिकल में ना ये देख सकते हैं कि ये आर्टिकल सिलेबस के किस पार्ट से है। आप सिलेबस से इसको लिंक करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये किस पार्ट से है। राइट। तो इससे क्या है कि कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ज्यादा। क्या दुनिया में आज ऐसी कोई संस्था नहीं है जो दखल दे सके। अब किस में दखल देने की बात हो रही है कि उसी की जरूरत हो। तो हम ऐसी कौन सी संस्था है जो दखल दे सकती है। इन्होंने जो लिखा है वो है डॉक्टर अरुणा शर्मा, ये दैनिक भास्कर का है। प्रैक्टिशनर है, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरी आर्टिकल हमें क्या बताना चाहता है और क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। विश्व युद्धों के बाद, जितने भी विश्व युद्ध हुए उनके बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि भविष्य में हिरोशिमा नागासाकी जैसे विनाशकारी घटनाओं और व्यापक पैमाने पर होने वाले युद्धों को रोकने के लिए बातचीत का मंच तैयार किया जा सके। राइट। इसके कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों में क्षेत्रों का अधिग्रहण न करना। इसमें क्या क्या चीजें थी, कुछ सर्वमान्य यानी कि सभी के मान्य मान्य थी। वो पहली लाइन क्या है कि क्षेत्रों का अधिग्रहण न करना, पहली बात हुई है। नागरिकों, रेड क्रॉस और सहायता एजेंसियों को हमले के क्षेत्र से बाहर रखना और उन्हें पहुंच प्रदान शामिल करना, ये चीजें थी। जिसके लिए सर्वमान्य सिद्धांत क्या क्या थे। पहला सिद्धांत ये कि कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं करना। दूसरा बात, नागरिकों, रेड क्रॉस और सहायता एजेंसियों को हमले के क्षेत्र से बाहर रखना, इनको रखा गया था। ठीक है। लेकिन अ, आगे क्या है, लेकिन यूक्रेन, ईरान और लेबनान में जो हुआ वो इन सिद्धांतों के बिल्कुल उलट था। जो ये सिद्धांत है, जो ऊपर हमने सिद्धांत देखे हैं उनके बिल्कुल उलट था। यूएन, नाटो, ब्रिक्स सदस्य देशों ने सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दखल जरूर दिया, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें कई महीने और साल लग गए। क्या आज ये आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्थिति न बने। इसके लिए यूएन को सशक्त बनाया जाए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सतत विकास लक्ष्यों में बाधा ना आए। सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। गरीबी मिटाना, शांति प्रदान करना, सुस्थता बनाए रखना, ये सतत विकास के लक्ष्य हैं। लेकिन जो युद्ध है ये तो इसमें बाधा है। समझ रहे हो, युद्ध इसमें बाधा है। यूं तो एक चार्टर के जरिए बने यूएन का उद्देश्य एक अंटार्कटिक चार्टर था, उसके माध्यम से ये बना था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आपात स्थितियों में मानवीय सहायता प्रदान करना, यह संघर्षों को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए रखने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक प्रयासों के समन्वय जैसे कार्य भी करता है। अगर आप इस आर्टिकल से कुछ सीखना चाहते हैं, कि कुछ बेसिक्स लेना चाहते हैं, तो आप यहां से ये चीजें समझ सकते हैं। देखो, ये वाली चीजें, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली, मतलब ये पूरा आर्टिकल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपके बहुत काम आएगा। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल युद्ध, गाजा, लेबनान आदि में यूएन को अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि यूएन के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित करना ही कठिन हो गया। युद्ध अपराधों की निंदा भी यूएन चार्टर के बजाय देशों के दबदबे के अनुसार की गई। ऐसे में इस संगठन को देशों के बजाय दबदबे से क्यों, क्योंकि इनको जो भी इंस्टीट्यूट चलते हैं ना, उनको फाइनेंशियली जरूरत होती है, और जो विकसित देश है वो उनको फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाते हैं। तो वो ही काम करते हैं जो विकसित देश कहते हैं। फिर से ताकतवर बनाने के लिए हमें शुरुआत से विचार करने की जरूरत है।
रूस यूक्रेन युद्ध में यूएन महज कागजी कार्रवाई तक सीमित रहा था। उसने रूस की बिना शर्त वापसी के प्रस्ताव किए उसने रूस की बिना शर्त वापसी के प्रस्ताव पारित किए और शांति का फॉर्मूला पेश करने का प्रयास किया। लेकिन यह फॉर्मूला हमले के 4 साल बाद आया, इसलिए प्रभावहीन रहा। मानवीय सहायता सुनिश्चित करने में वह विफल रहा, क्योंकि प्रभावितों तक पहुंचने में उसे बार बार रोका गया। भारी जनहानि के बाद जाकर वह 1.3 करोड़ प्रभावितों तक मदद पहुंचा सका। यूएन की इस मूक दर्शक भूमिका के कारण 2025 यूक्रेन वासियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ये बात हमें इसके बारे में समझनी चाहिए कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो आप? देखिए, आगे देखते हैं। यूक्रेन वासियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। अब हम इसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि किस तरह से हम चीजें और कर सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं। फिर 2026 में इसराइल और ईरान के बीच एक नया मोर्चा खुल गया। तो इसने वैश्विक व्यापार मार्गों और आवागमन को बाधित किया। मानवाधिकारों को पूर्णतः उल्लंघन हुआ, जिसमें शुरुआत में ही ईरान में स्कूली छात्राओं पर हमला हुआ। लेबनान में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई। यूएन के अन्य सदस्य भी तभी सक्रिय हुए जब ऊर्जा सप्लाई रुक गई। यूएन महासचिव के बयान भी संयम रखने जैसी अपील तक ही सीमित रहे, जबकि उद्देश्य महज अपील करना नहीं था, बल्कि सदस्य देशों को एकजुट होकर के यह सुनिश्चित करना था कि यूएन के स्थापित मानदंडों का उल्लंघन ना हो। ऐसे में क्या फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है कि यूएन के पास स्वयं की ताकत होनी चाहिए। यूएन का यूएन का लक्ष्य है मानवाधिकार उल्लंघन रोकना और समृद्धि लाना है, कि मानवाधिकारों की जो गरिमा होती है उनको उल्लंघन रोकना और समृद्धि लाना है। लेकिन युद्धों ने इन प्रयासों को बाधित किया और देशों को महंगाई और गरीबी के दुष्चक्र में धकेल दिया, क्योंकि युद्ध होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहां के जो विकासशील काम होंगे, जो भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो रुकेंगे, रोजगार की कमी आएगी, व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, नागरिकों की जाने जा रही हैं और उन्हें गरीबी में धकेला जा रहा है। इन सब का दीर्घकालिक असर होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इन युद्धों के शिकार बने हैं। बड़ी चिंता इस संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में फैलने की है। आज फिर से यूएन और उसकी संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई है। पहला कदम दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो इंटरनेशनल जस्टिस है, कोर्ट है, मानवीय अपराधों के खिलाफ मुकदमा शुरू करना था। अच्छा, इसे संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने के लिए कुछ अवसर मिला, लेकिन यह भी कागजी शेर ही साबित हुआ। न कोई संकल्प दिखा, न कोई ठोस कार्रवाई की गई। हाँ, कूटनीतिक संवाद जरूर जारी रहे, लेकिन क्या अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मनवाने के लिए यूएन को और ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है? आवश्यकता है कि यूएन सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन हो। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ ईरान, भारत, दक्षिण अफ्रीका को स्थायी सदस्य बनाया जाए। जो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका के साथ ईरान, भारत, दक्षिण अफ्रीका को स्थायी सदस्य बनाया जाए। महासभा द्वारा अस्थायी सदस्यों को चुने जाने की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। तो हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो आप इस आर्टिकल को समझते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, जिसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि गैर इस्लामी है सड़क पे नमाज करना। और लिख कौन रहे हैं? फिरोज बख्त अहमद साहब। ये लेखक है, पूर्व कुलाधिपति हैं, समाज सेवी है। मतलब कि नमाज सड़क पे पढ़ना क्या है? एक तरह से गैर इस्लामी है। ठीक है। अब वो कैसे है, हम इस चीज को भी समझ लेते हैं कि क्या कहता है। पहले से ही 45 से 50 डिग्री में धधक रहे भारत में बंगाल के एक भड़काऊ नेता हुमायूं कबीर ने यह कहकर सियासी पारा और बढ़ा दिया कि आने वाली बकरीद को मुस्लिम सड़कों पर ही नमाज पढ़ेंगे, जबकि ये गैर इस्लामी और गैर कानूनी और गैर इंसानी कृत्य है।
आप इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। क्या क्या कह रहे हैं कि गैर इस्लामी, गैर कानूनी और गैर इंसानी कृत्य हैं। आगे क्या कहते हैं कि विडंबना है कि भोले भाले आम आम मुस्लिम ऐसे ही लोगों को अपना नेता समझ लेते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद शायद बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सड़कों पर नमाज न पढ़ने के आदेश के चलते की जा रही हो, कि मुख्यमंत्री इन्होंने मना किया हो। इस्लाम के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की राय रखे, यह उसका निजी अधिकार है, मगर इसमें तीन बढ़िया बातें अवश्य हैं। अब वो तीन बढ़िया बातें क्या हैं, हमें उसको समझ लेना चाहिए। प्रथम तो इस्लाम कहता है प्रथम में तो इस्लाम कहता है कि लकुम दिनुकुम वले यदीन। क्या कहता है? लकुम, अर्थात तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा। ये अच्छी लाइन है, इसको नोट की जा सकती है और ऐसे वगैरह में यूज किया जा सकता है और जीवन में भी यूज किया जा सकता है। इस लाइन को हमें लिख लेना चाहिए। राइट। आगे क्या कह रहे हैं? दूसरी बात है कि हुकुम उल इबाद, अर्थात बिना किसी फर्क के दूसरों के जायज अधिकारों की मान्यता। बिना किसी फर्क के दूसरों के जायज अधिकारों की मान्यता। तीसरा है फमेयामल मिश्काला जरातीन खिरैयरा वेमयला मिस्काला जराइतन्ना सरायरा। अर्थात यदि कोई भी मुस्लिम कितनी ही मामूली अच्छाई अच्छाई किसी के साथ भी करेगा तो उसे उसके बदला यानी कि फल मिलेगा। अच्छाई के लिए बताया गया है। इसी प्रकार यदि किसी मुस्लिम ने किसी के साथ कोई बुराई की तो उसे उसका भी वैसा ही बदल यानी कि फल मिलेगा। इन सभी कारणों से सड़क पर नमाज पढ़ना गैर इस्लामी है। क्योंकि देखो, जो सड़क है वो एक व्यक्तिगत नहीं है, वो एक सार्वजनिक है। तो हो सकता है ना, सड़कों पे कोई भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं, समाज के आवागमन के महत्वपूर्ण काम होते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की बाधा पहुंचती है और उस बाधा की वजह से किसी का नुकसान होता है, तो उसका कारण कौन बनेगा? जो नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि गैर इस्लामी है। हदीस और कुरान की रोशनी में हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार 7 स्थानों पर नमाज पढ़ने की स्वीकृति नहीं है, जिनमें सड़क भी शामिल है। जो आम रास्ता हो वहां पर नमाज की तो बिल्कुल मनाही है। अरे भाई, सड़क है, सड़क तो आम रास्ता ही है, वहां पे नमाज की तो बिल्कुल मनाही है। लिख कौन रहे हैं? फिरोज बख्त अहमद साहब, जो कुलाधिपति रहे हुए हैं। ये ध्यान रहे कि अरब देशों में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं है। हजरत मोहम्मद ने अपने हाथों से कुदाल के जरिए एक ऐसी निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को गिरा दिया था, जिसे कुछ जोशीले मुस्लिम सहाबा किसी गैर मुस्लिम की जमीन पर कब्जा कर वहां मस्जिद बनाकर दीन की खिदमत करना चाह रहे थे। समझ रहे हो आप? मतलब कि जो इस्लाम है, जो असल में इस्लाम है, उसके अनुसार तो कोई नेता चल ही नहीं रहा। जैसे नेता हुमायूं, अगर इसको इस्लाम की नॉलेज होती तो ये काम क्यों करता? चलो नॉलेज है लेकिन मानता नहीं है। इस्लाम का अगर नॉलेज हो और उसको अपनाए तो इस्लाम ऐसा नहीं कहता है कि सड़कों पे जाके नमाज करो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है? तो हम नेक्स्ट करते हैं जो भी हमें समझ में आता है। मगर क्या औसत मुस्लिम उनके बताए रास्ते पे चल रहे? इस संदर्भ में एक जुमला चल निकला है। हम हजरत मोहम्मद साहब को तो मानते हैं, मगर उनकी बात नहीं। उनको मानते हैं लेकिन उन्होंने क्या कहा वो नहीं मानते। मुस्लिमों की भी जायज शिकायत है, जिसमें कुछ हिंदू भी सहमत है, कि जब कांवड़ यात्राएं लाउड स्पीकरों के साथ निकलती है और विभिन्न अवसरों पर शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उससे भी लोगों को हाँ, ये भी बात तो है, समस्या तो निकलेंगी।
इसका तर्क यह दिया जाता है कि ये सब कार्य तो वर्ष में एक बार ही होते हैं और मुस्लिम तो हर हफ्ते सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। अब इसमें सरकारी यह कर सकती है कि मात्र ईद और बकरीद और जुमातुल विदा को 25 से 30 मिनट तक के लिए नमाज की अनुमति दे सकती है। हाँ, ये किया जा सकता है ताकि एक नियंत्रण बना रहे, सॉरी, एक बैलेंस बना रहे। वैसे अगर मस्जिद में जगह कम है तो 2 या 3 बार जमातें की जा सकती है। नमाज घरों या छतों पर भी हो सकती है, कई जगहों पर भी होती होती भी है। आम मुसलमानों के साथ समस्या यह है कि वे स्वयं ही ना तो अपने मजहब को अच्छी तरह समझते हैं और न ही दूसरों को समझा पा रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो मैन है वो नहीं समझ पा रहे हैं ना, कि वो ना तो तुम आप ना तो मजहब समझा पा रहे हो, ना मजहब को आप समझ पा रहे हो, नहीं दूसरों को समझा पा रहे हो। पहले खुद तो समझो अपने धर्म को कि कहते क्या है, उनमें लिखे क्या है। अल्लाह केवल मुस्लिमों को नहीं, सबा का सभी का है। इसी के कारण उसे रबूल आलमीन कहा जाता है, यानी कि सभी का ईश्वर। ऐसे ही हजरत मोहम्मद साहब को भी रहमतुलिन आलमीन अर्थात केवल मुस्लिम का वरदान देने वाला नहीं, मुस्लिमों को वरदान देने वाले नहीं, बल्कि सभी पर रहमत न्यौछावर करने वाला पैगंबर कहा गया है। इस्लाम को एक फुटबॉल की तरह इधर उधर भटकाया जाता रहा है। इसमें हमारे अपने ही कुछ उल्मा, सियासी नेता और बौद्धिक वर्ग के लोग शामिल हैं। हुमायूं कबीर धमका रहे हैं कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, बकरीद पर गायों की कुर्बानी भी देंगे। ये तो देखो, और ऐसे लोगों के कारण तनाव फैलता है। अच्छी बात यह है कि कौम की गलत रास्ते पर डालने वाले ऐसे लोगों को विरोध करने वाले भी मुस्लिम समाज में मौजूद हैं। जैसे इंटरफेथ हार्मोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ख्वाजा इफ्तियार अहमद, उन्होंने उन बंगाली मुसलमानों को मुबारकबाद की जिन्होंने बकरी ईद पर गाय की कुर्बानी न करने का निर्णय लिया। शायद आम मुस्लिम ये भूल गए हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि गाय का दूध रहमत है और गोश्त जहमत यानी जहर। अगर ये ज्ञान होने के बाद भी मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुस्लिमों के पास ज्ञान क्यों नहीं आ रहा। इतनी अच्छी बातें कही गई है कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि गाय का जो दूध है वो रहमत है और जो गोश्त है वो जहमत है। गाय के बचाव में इससे भी अधिक क्या कहा जा सकता है। सही बात है। यह ध्यान में रखते हुए कि हिंदू समाज गाय का आदर करता और उसे पूजता है, मुसलमान न के बराबर ही देखो, हिंदू जो समाज है वो गाय का आदर करता है और उसे पूजता है। मुसलमान न मुसलमान न के बराबर गाय को काटते हैं। इतिहास बताता है कि अपने दौर में शहंशाह बहादुर शाह जफर ने भी फतवा जारी किया था कि बकरी ईद पर गाय की कुर्बानी न दी जाए। इसी प्रकार से दारुल उलूम देवबंद की ओर से फतवा जारी किया जा चुका है कि गाय का वध न करें, क्योंकि हम साझा विरासत के पैरोकार हैं और ऐसा कोई कार्य न करें जिसे किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। वास्तव में ये बात सभी मजहबों के लोगों पर लागू होती है। एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। भारत के मुसलमान भली भांति समझते हैं कि कुरान उनका धार्मिक संविधान है। जो कुरान है उनका धार्मिक संविधान है। बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा कानून उनका राष्ट्रीय संविधान है। जब किसी भी आस्था और मजहब को मानने वाला सड़क पर आता है तो वह पहले भारतीय ही होता है और हिंदू मुस्लिम बाद में। अब समय है कि हम ना तो हिंदू कोड खोले ना मुस्लिम कार्ड, बल्कि भारत कार्ड अपने हाथ में मिलकर थामे, ताकि जगत गुरु बनने की राह पर स्पीड ब्रेकरों से पार करते हुए सफलता से निकल सकें और देश को विकसित बना सकें। एक अच्छा आर्टिकल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारे पास पर्यटन में संभावनाओं की नई डगर। अब वो क्या है कि पर्यटन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम इसके माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेश सेठ, हमारे देश में पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो भारतीय कृषि प्रधान देश है, लेकिन कमाई पर्यटन क्षेत्र से होती है। इसको कई तरीके से वर्गीकृत कर देखा जा सकता है, जैसे चिकित्सा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे चिकित्सा पर्यटन। इस तरह के पर्यटन से विदेशी राजस्व भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कई देशों से पर्यटक यात्री भारत आते हैं और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को समृद्ध करते हैं। ये बात तो हमें पता है। तो हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया।
चलिए आगे देखिए। रमणीक स्थलों के पर्यटन को भी कमाऊ कहा माना गया है। पहाड़ों, नदी किनारे, समुद्र तट पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई स्थलों का पुनरुद्धार कर पर्यटकों को आकर्षित किया गया है। आकर्षक पर्यटन स्थलों को देखने जब विदेश में आते हैं, इससे देश को फायदा ही होता है क्योंकि वहां से मुद्रा आती है। मगर अब एक नया संकट सामने है। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल और गैस और उर्वरक का भी भारी संकट पैदा हो गया। एक तो कच्चा तेल, गैस और उर्वरक अब पैदा हो गया। देश के शीर्ष नेतृत्व ने मितव्ययी होने का संदेश दिया। सोना न खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने और विदेशी यात्राएं कम करने की नसीहत दी गई है। लक्ष्य एक ही है, विदेशी पूंजी बचाई जाए ताकि विदेशी विनिमय में जो एक्सचेंज हो रहा है में हम अपने बजट घाटे और चालू घाटे, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट घाटा और चालू घाटा को संभाल सके। चालू घाटे को आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारा आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। बजट घाटा है कि हमें जितना दिया गया है उतना, जैसे मान लो कि हमें 5 रुपए खर्च करने हैं लेकिन हम खर्च कर रहे हैं 7 रुपए, तो एक बजट घाटा हो रहा है। को संभाल सके और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते जान से बचा सके। इन चुनौतियों के बीच पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसे विकसित भी किया जा सकता है। इस पर काम करने की जरूरत है। भारत कई संस्कृतियों का देश है। इतनी विविधता वाला राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की एक अनूठी लोक संस्कृति भी है। ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। उन हर एक विशेषता को पहचानी जाए और उसको एक राष्ट्रीय पहचान दी जाए। और अपने अपने लोकगीत और अपनी अपनी लोक परंपराएं हैं। अगर इनकी ओर देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जाए तो हमारा राजस्व बढ़ेगा, विदेशी पूंजी कमाने का एक नया रास्ता निकलेगा। हमारा जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र के मुकाबले जो सेवा क्षेत्र से कहीं अधिक राजस्व प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन मुख्य भागीदार है। यानी कि जो सेवा क्षेत्र, हम भारत में जो सबसे ज्यादा जीडीपी आती है सेवा क्षेत्र से आती है, और उसमें जो पर्यटन है वो मुख्य है। अगर पर्यटन क्षेत्र हम लोक संस्कृति से परिचय अगर पर्यटन क्षेत्र में हम लोक संस्कृति से परिचय एक नया आयाम जोड़ दे तो पर्यटकों की एक बड़ी संख्या हमारे सामने होगी। देश के कई कोने पर्यटन का आकर्षण बन जाएंगे और भारत में विदेशी पर्यटकों की आमद इस तरह भी बढ़ाई जा सकती है कि हमारे घरेलू दस्तकारियों, हमारे अनूठे लोक नृत्य, ग्रामीण समाज का लोक व्यवहार पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बस इसको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यानी कि हमें लोक संस्कृति में जो लोक कल्याण है, हमारा जो लोक मानस है, लोक चेतना है, उसमें हमें ये संभावना ढूंढनी है कि पर्यटन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी संभावना हमारे देश में बहुत है क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, भारत एक संस्कृति वाला देश है, तो जहाँ पे विविधता भी बहुत अत्यधिक अत्यधिक है। इससे हम विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में एक नई दुनिया खोज सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में एक नई नीति शुरू हुई है जिसे होम स्टे नीति कहा जाता है। इसे पंजाबी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का मास्टर प्लान बनाया गया है। होम स्टे को लेकर नवाचार या उससे जुड़े नए उद्यमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की नीति बनाई गई है। जो होम स्टे की जो को लेकर नवाचार की जो इनोवेशन है और उससे जुड़े नए उद्यमियों, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की नीति बनाई गई। ये भी घोषणा की गई है कि ऐसे उद्यमियों को योजनाबद्ध तरीके से 5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा सकती है। यानी कि कोई होम स्टे नीति का मतलब ये होगा कि भाई पंजाब में आइए, आप इनोवेशन कीजिए और यहाँ पे हमें कुछ नई चीजें बताइए। मगर पंजाब ही क्यों, हम इसका विस्तार देश के हर राज्य में कर सकते हैं क्योंकि हर राज्य की ग्रामीण संस्कृति और उसका लोकाचार और व्यंजन अलग अलग है। यानी खाने पीने की चीजें अलग है, लोकाचार है, लोक व्यवहार अलग है। राजस्थान अलग है, मध्य प्रदेश में अलग मिलेगी, यूपी में अलग मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में अलग मिलेगी, साउथ में अलग मिलेगी, तो बहुत अलग है। इसे बढ़ावा दे और तो पर्यटक देश के हर कोने में जाना पसंद करेंगे। इस प्रकार हम देखते पूरे देश को पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बना सकते हैं। पंजाब में जो योजनाएं बनाई गई उसका नाम फार्म स्टे पॉलिसी 2026 दिया गया है, ताकि आकर्षित किया जा सके नया इनोवेशन के लिए। आजकल होटलों के अतिरिक्त रमणीक स्थलों पर आने वाले नव दंपतियां और विदेशी, यानी जो कपल हैं, विदेशी पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा दी गई है। हिमाचल और उत्तराखंड की सरकारें इस तरह के निवेश को अपने यहाँ प्रोत्साहित कर रही है।
यानी कि जो कपल्स आ रहे हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको होम स्टे की सुविधा दी जाती है। और अब पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। पंजाब ने इस दिशा में पहल कर दी है। अब यहाँ किसान पर्यटकों को अब यहाँ किसान पर्यटकों को ठहराने, खाने पीने और ठेठ ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव कराने की सुविधा शुरू कर सकें। जो किसान है, यानी कि कोई भी बाहर से आ रहा है, तो उनको जो उनकी जो प्रोसेस है, उनकी जो एक संस्कृति है, उनको दूसरे देशों को इससे बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। ध्यान देने की बात है कि पंजाब ही नहीं, पूरे देश में छोटे किसानों की बड़ी संख्या है, जिनके पास औसत क्षेत्र 2 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन है। इससे आय इतनी कम होती है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद भी वे अपनी खेती की व्यावसायिक नहीं बना सके। आज भी उन्हें मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें एक जो पर्यटन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मगर अब यह सहारा भी कमजोर पड़ने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण की मार का असर भी उन पर पड़ा है। बारिश के मौसम में भीषण गर्मी पड़ती है। जब फसलें पकने लगती है तो बारिश होने लगती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अतिरिक्त आय की जरूरत है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को, जो इस समय खेती बाड़ी में हाथ बटाकर परिवार की मदद करती है, और उनको अतिरिक्त आय का साधन दिया जा सकता है। तो ये एक पर्यटन को केंद्र बनाया जा रहा है, राइट। तो हमारा जो एक एक पेज और बचा है, उसको हम और देख लेते हैं, जो एक महत्वपूर्ण है। देखिए, उसमें क्या कहा गया, ये फार्म स्टे पे ही है। वह साधन है फार्म स्टे। इसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वे पर्यटकों को ठहराने और ग्रामीण जीवन शैली से प्राचित परिचित कराने में सहयोग कर आय का उपार्जन कर सकते हैं। मतलब जो फार्म स्टे है ना, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्यटक आ रहा है, उनको ठहराना और ग्रामीण जो जीवन शैली है उनसे परिचित कराना, और उससे क्या होगी, एक इनकम जनरेट होगी। एक इनकम जनरेट होगी फार्म स्टे। अगर हम लोक संस्कृति के वाहक बनकर पूरे देश के ग्रामीण परिवेश को पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र बना दे, तो सोचिए इसमें राजस्व में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यही सोचकर पंजाब ने नई नीति बनाई है। पहाड़ों में बने होम स्टे की तर्ज पर फार्म स्टे मतलब खेत से रिलेटेड विकसित किया जा रहा है। ऐसा हर राज्य क्यों ना करे। सभी राज्यों को अपनी लोक संस्कृति और अपना ग्रामीण आकर्षण है। ये हमारा मूल है। पंजाब आने वाले पर्यटकों खेतों में हर रहकर ट्रैक्टर चलाने, ठीक है, पंजाब से जो आने वाले जो पर्यटक है वो क्या कर सकता है, ट्रैक्टर चला सकते हैं, बैलगाड़ी की सवारी करने, पशुपालन देखने, और गांव के पारंपरिक खान पान व रहन सहन को करीब से महसूस कर सकेंगे। इसी प्रकार हर राज्य अपनी अपनी ग्रामीण संस्कृति के अनूठेपन और अपनी लोकगीतों और लोक नृत्यों में पर्यटकों को लुभा सकता है। पंजाब में पंजाब में पंजाब में यह तय किया गया है कि इस तरह के पर्यटन के लिए किसान के पास कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि जरूर हो। इस प्रकार यहाँ के छोटे किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिल गया है। पंजाब में बनी नई नीति में साफ किया गया है कि कुल जमीन को केवल 10% हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकेगा, जबकि बाकी 90% क्षेत्र खुला रखना होगा। भाई जितनी इतनी जमीन तय की है, तो आपको 10% ही उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ताकि पर्यटकों के लिए खेती और उसका प्राकृतिक स्वरूप बना रहे। पंजाब में इस परियोजना पर निवेश में 10% सब्सिडी मिलेगी, और इसकी अधिकतम सीमा 5 5 करोड़ है। विदेशी पर्यटक आते हैं तो फार्म स्टे संचालक को 24 घंटे के भीतर अपनी फार्म से भरकर प्रशासन को सूचना देनी होगी, और ध्यान रखना होगा कि फार्म स्टे ग्रामीण परिवेश को बरकरार रखे, गांव की शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यह योजना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले निर्यात के लिए भी हर राज्य के दस्तकारी को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह वह सफल नहीं हो सकी। मगर इस योजना में क्योंकि साधारण व्यक्ति का अपना उद्यम में शामिल होता है, इसलिए उसके कामयाब होने की गुंजाइश काफी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम करते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।